हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं शुभम यादव और आप सभी को मैं 11th क्लास की अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने अकाउंटेंसी की बेसिक चीजों के बारे में डिस्कशन किया था। क्या क्या डिस्कशन किया था? जर्नल एंट्री के फॉर्मेट के बारे में मैंने आप लोगों से बातचीत की थी और जर्नल एंट्री की मतलब मैंने अकाउंटिंग की पूरे प्रोसीजर की बात की थी और पहले की जो 2 क्लासेस थी उसका हल्का सा एक रिवीजन कराया था। इसके साथ साथ मैंने इस क्लास में आपके साथ जर्नल एंट्री की शुरुआत करनी है, जो कि मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि जर्नल एंट्री हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी ने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है तो भैया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप पिछली क्लास को देख सकते हैं वहां से। साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक बात और बता दूं कि मेरा मोबाइल नंबर भी दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे रखा है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप वहां डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की शुरुआत करते हैं हम लोग जर्नल एंट्री के क्वेश्चन से। क्वेश्चन मैंने लिखा है, ऐसे फ्रेम किया है। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, पहले पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पास्ट जर्नल नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। नीचे कुछ ट्रांजैक्शंस दे रखी है, मई के महीने की कुछ ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं और आपको इनकी जर्नल एंट्री पास करनी है। पहले आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि क्वेश्चन पहले पढ़ के बता देता हूं। बिजनेस स्टार्टेड 40,000 रुपए। पहली बात तो दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि आपका बिजनेस शुरू होगा पैसों से, फ्री फंड में शुरू नहीं होगा। अगर आप पहली बार बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा और जब बिजनेस शुरू करने के लिए आप पैसा लगाते हो उसका नाम होता है कैपिटल और हिंदी में इसको बोलते क्या है? पूंजी। क्या बोलते हैं? पूंजी बोलते हैं इसको। ये कैपिटल बोली जाती है। जब भी कभी आप बिजनेस में पैसा लगाएं तो आप कैपिटल के नाम से उसको लगाएंगे। बात समझ में आती है? चलिए जी, तो पहला क्या है? बिजनेस स्टार्टेड 40,000 रुपए से हमने 1 मई को बिजनेस शुरू कर दिया। चलिए जी, 4 मई को क्या किया? हमने माल खरीदा मंजुला से। बेटा मंजुला से माल खरीदा, ये कोई होगा मंजुला? इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अभी कि मंजुला कौन है, क्या है और क्यों माल खरीदा, कैसा खरीदा। क्या इस बारे में डिस्कस करना है? हमें कुछ हमें इस बारे में डिस्कस नहीं करना। हमें केवल इतना देखना है कि हमारा बिजनेस है, बिजनेस की शुरुआत क्या होती है? आप पैसा बिजनेस में लगाएं। एक सिंपल सी बात, ये रहा बिजनेस और ये रही पूरी दुनिया। आपको पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। आपको पहले इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए, इस दीवारों को तैयार करने के लिए, इसके अंदर माल भरने के लिए, बाकी सभी चीजों के लिए आपके अंदर इसके अंदर कुछ पैसा डालना होगा, कुछ पैसा डालना होगा। और इस पैसे को हमने क्या नाम दिया है? इस पैसे को हमने नाम दिया है कैपिटल। बात समझ में आती है? इसके बाद जब बिजनेस के अंदर कैपिटल आ गई, पैसा आ गया, तो पहले आप भारी दुनिया से आप पहले माल खरीदेंगे तभी तो माल बेचेंगे। आपने 10,000 का माल खरीदा, उस पे आपने कुछ खर्चा किया 2,000 रुपए करीब का, 13,000 रुपए का माल था, आपने वो 15,000 रुपए का बेच दिया, तो आपको 2,000 रुपया क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। और ये आपकी क्या कहलाई? ये इस बिजनेस की इनकम कहलाई। बात समझ में आती है? यही हमारा देसी हिसाब है और इसी चीज के में अकाउंटिंग करनी है, इसी चीज को रिकॉर्ड करना है। तो हमसे पहले क्या किया? गुड्स माल खरीदा मंजुला से। मंजुला से माल खरीद लिया, कितने का? 20,000 रुपए का माल खरीद लिया। चलिए पहले माल खरीदते हैं। फिर क्या हुआ? गुड्स परचेज फ्रॉम राम, 10,000 रुपए का राम से माल खरीदा। बात समझ में आती है कि नहीं आती? पहले मैं आप लोगों से बिल्कुल सिंपल तरीके से डिस्कशन करना चाहूंगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। बेटा अगर ना समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तीसरा केस क्या? 8 मई को नगद माल बेचा, कैश सेल्स 15,000 रुपए। 10 मई को गुड सोल्ड टू सोहन, सोहन को माल बेचा 8,000 रुपए का। बेटा नगद बेचा कि उधार बेचा? सर उधारी बेचा होगा। क्यों? क्योंकि जब आपने नगद बेचा था तो लिख दिया था कि नगद आपने माल बेचा, और उधार बेचा है जब आपने लिखा ही सोहन का नाम, इसका मतलब आपने सोहन को उधार दिया होगा। इसके बाद क्या है? 15 मई को पेमेंट टू राम, राम को आपने पेमेंट कर डाला 15,000 रुपए का। कौन है ये राम? हमें क्या पता, क्या पता कभी माल खरीदा हो या कुछ ऐसा मैटर रहा हो, तो मैंने राम को क्या करा? पेमेंट करा। जी मैंने ये माल खरीदा, 10,000 रुपए का माल खरीदा था, राम को मैंने पेमेंट की 15,000 की। ये 5,000 की पेमेंट एक्स्ट्रा क्यों की? हो सकता है एडवांस दिया हो, उसका भरोसा जीतना है भैया, कल को मुझे उधार भी चाहिए होगा माल, तो मैंने क्या करा? इस तरीके से कर
तो इसमें क्या है, अब आपका अगला पेमेंट कर दी राम को, फिर रिसीव्ड फ्रॉम सोहन 6000 रुपए, सोहन से आपने प्राप्त की 6000 रुपए। सोहन कौन है जी, सोहन को पहले आपने 8000 का माल बेचा था, इस बार 6000 रिसीव हुए हैं, क्या पता 2000 बाद में मिल जाए, हमें इस बारे में फिलहाल नहीं सोचना है। इसके बाद क्या है कि आपने फर्नीचर खरीदा 2000 रुपए का, बेटा फर्नीचर नगद खरीदा होगा, अगर नाम दिया हुआ होता तो हम मानते कि ये उधार खरीदा है, नगद खरीदा होगा ये। इंटरेस्ट हमने पे किया, ब्याज हमने दिया है 400 रुपए का, कमीशन हमें मिला है 200 रुपए का, सैलरी हमने दी है 300 रुपए की। एज सच बिल्कुल सिंपल है, हमें क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है, मैं कर देता हूं जरा इसकी स्टार्टिंग। डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा। स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले हम डालते हैं अपनी तारीख, तारीख क्या है 1 मई 2000, चलो नहीं दे रखी तो 2020 ही मान लेते हैं। बिजनेस स्टार्टेड 40,000 रुपए, बेटा बिजनेस स्टार्ट हुआ है 40,000 रुपए से। बिजनेस किसने शुरू किया, मैं आपको बता दूं, ये बिजनेस है, बिजनेस शुरू हुआ किसने शुरू किया, एक बिजनेसमैन ने शुरू किया, बिजनेसमैन ने। बिजनेसमैन कौन है, इस बिजनेस का मालिक है। एक बात क्लियरली बता दूं, इस बंदे को जो भी मुनाफा होने वाला होगा, इस बंदे को जो भी मुनाफा होने वाला होगा वो इस बिजनेस से होगा, और इस बिजनेस को जो भी घाटा होगा वो ये बंदा बियर करेगा। दुनिया को ये बात पता है, अगर मैं अपने यूनिवर्सल का ऑनर हूं तो मैं क्या हूं, इसमें अगर कोई फायदा होगा तो मुझे मिलेगा और कोई नुकसान हुआ तो मैं उसको बियर करूंगा। लेकिन अकाउंटिंग पर्पस के लिए, मैं बता दूं आपको एक बार फिर, अकाउंटिंग पर्पस के लिए समझ जाना, बीच में एक दीवाल है, दीवाल है बीच में। कहने का मतलब, अगर बिजनेस मालिक को कुछ भी देगा तो वो भी रिकॉर्ड होगा, और अगर मालिक बिजनेस को कुछ भी देगा तो वो भी रिकॉर्ड होगा। मतलब ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इन आवर बिजनेस आइदर रिलेटेड टू ऑनर और एनीवन एल्स, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। बात समझ में आती है, हर एक चीज रिकॉर्ड होगी, हर एक चीज, ऐसा ना हो कि आप कोई चीज छोड़ दें, बशर्ते वो आपके बिजनेस से रिलेट हो। ये ना कि आपके पड़ोसी से कोई डिस्कशन हुआ हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आपके पड़ोसी ने कुछ भी कहा हमें उससे मतलब नहीं है। बिजनेस से कोई भी अगर डीलिंग करता है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। बात समझ में आती है जी, बिल्कुल समझ में आए। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं, हमने जो गोल्डन रूल पढ़े हैं वो गोल्डन रूल किसके लिए पढ़े हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े हैं। अगर बिजनेस में कोई चीज आती है, कैश आया तो बिजनेस के हिसाब से है वो, कैश आया तो बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे डेबिट में, कैश गया तो बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट में। हमें इससे मतलब नहीं है, इसके पास कैश आया या गया कोई मतलब नहीं है। आप ध्यान रखेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचें, क्योंकि आप अकाउंटिंग मालिक की नहीं कर रहे हैं, आप अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हैं। ध्यान रखना इस चीज का। तो बिजनेस के पास पैसा आया है, गया है, क्या हुआ है, क्या घटनाएं घटित हुई हैं, वो सब बिजनेस के साथ होने वाली हैं, ठीक है। तो जरा बातचीत करते हैं अपनी जर्नल एंट्री की। सबसे पहले एंट्री कौन सी बननी है जी, सबसे पहले एंट्री बननी है कि बिजनेस हमारा स्टार्ट हुआ है तो कैपिटल की एंट्री बननी है। कैपिटल की एंट्री क्या बननी है, मैंने बताया कैपिटल नाम लेते हैं जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बिजनेस को पैसा मिला कि नहीं मिला जी, मिला है, तो मैंने एंट्री डाली कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और नरेशन में लिखा मैंने बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। सर ये नरेशन क्या होता है, बेटा नरेशन का मतलब एक छोटा सा ब्रैकेट फॉर्म होता है जिसमें या तो आप बीइंग से शुरू करें या आप फॉर से शुरू करें। आप फॉर भी लिख सकते हैं, फॉर बिजनेस स्टार्टेड, या बीइंग भी लिख सकते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ऐसा कोई जस्टिफाइड नहीं है कि आपको क्या यूज करना है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जो जनरल ट्रेंड यूज होता है, यूपी बोर्ड के बच्चे फॉर लिखते हैं और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे बीइंग लिखते हैं। बात समझ में आती है। मेरी आप लोगों से रिकमेंडेशंस यही है कि जो यूपी बोर्ड के बच्चे वो फॉर यूज करें, और जो सीबीएसई बोर्ड वाले और आईसीएसई वाले हैं वो बीइंग यूज करें। बाकी आपको जो मर्जी वो आप यूज कर सकते हैं, कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, दोनों चीज ठीक है। आपको ये लिखना जरूरी है बस।
ब्रैकेट में नीचे अगर आप नरेशन नहीं दोगे तो माय डियर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको नरेशन देना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। बात समझ में आती है? ये आपकी पहली जर्नल एंट्री पास हो गई, इसकी जर्नल एंट्री मैंने पास कर दी। सेकेंड एंट्री क्या कहती है कि आपने माल खरीदा मंजुला से, कौन सी तारीख को? 4 मई 2020। आपने माल खरीदा मंजुला से, कितने का? 20,000 रुपए का। तो सबसे पहले डेबिट व्हाट कम्स इन, आपने माल खरीदा है। माल आपके पास आया है या गया है? जी माल मेरे पास आया है। माल क्या चीज होती है? पहली बात तो माल की बात करें, गुड्स की बात करें, क्या होते हैं गुड्स? किसी चीज के पीछे अगर एस लग जाए, गुड के पीछे अगर एस लग जाए तो गुड्स हो जाता है। माल क्या है? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एक बात बताएं जरा आप मुझे, एक शॉप है, एसेट और गुड्स के बारे में बता रहा हूं। कभी कभी बच्चे एसेट और गुड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। एसेट और गुड्स में मतलब क्या है इसका? बेटा जिस भी चीज का आप व्यापार कर रहे हो आप उसको गुड्स बोलेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। और जो भी चीज आपकी अपनी संपत्ति बन गई वो आपकी एसेट होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कहूं, एक शॉप है, वो शॉप आपकी मोबाइल की शॉप है, मोबाइल की शॉप है, तो मोबाइल की शॉप पे कई सारे मोबाइल फोन रखे होंगे, मोबाइल फोन रखे होंगे। तो बेटा ये बताओ मोबाइल फोन क्या है? ये उस शॉपकीपर के लिए क्या है? ये रहा शॉपकीपर, ये शॉपकीपर के लिए क्या है? ये मोबाइल फोन्स इसके लिए गुड्स हैं। बात समझ में आती है कि नहीं आती? इसके लिए क्या है? गुड्स हैं। यहीं पर मैं अपनी बात करूं, ये रहा मैं हंसता हुआ, ये रहा मैं शुभम यादव, ठीक है। इसके पास एक फोन है, ये रहा फोन, छोटा सा फोन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, खुद मुझसे बड़ा है वैसे। तो ये रहा फोन, ये फोन मेरे पास है, ये मेरा क्या है? माल है क्या? गुड्स है? नहीं, ये मेरा गुड्स नहीं है, बल्कि ये क्या है? मेरी एसेट है। ध्यान रखना इस बात का, ये मेरी क्या है? एसेट है। कहने का मतलब इस शॉपकीपर ने ये मोबाइल फोन खरीदे किस लिए? फर्दर सेल के लिए, आगे बेचने के लिए। मैंने जो खरीदा मोबाइल फोन वो खुद यूज करने के लिए खरीदा, बेचने के लिए नहीं खरीदा। बात समझ में आती है? जो भी आप एसेट खरीदें अपने इस्तेमाल करने के लिए, कार आपने खरीदी इस्तेमाल करने के लिए, तो आपके लिए वो क्या है? एसेट है। लेकिन वहीं मैं बात करूं, एक शोरूम वाले के पास कार आई है, वो शोरूम वाले के लिए वो कार क्या हुई? उस शोरूम वाले के लिए वो माल कहलाएगी, उसके लिए वो गुड्स कहलाएगी। बात समझ में आती है? इसी के साथ साथ मैं अगली चर्चा करता हूं। तो जब भी आप कभी माल की बात करें, गुड्स की बात करें, तो आप परचेज वर्ड यूज करेंगे खरीदते हुए, और सेल वर्ड यूज करेंगे बेचते हुए। मैं जब गुड्स की बात करूं, किसकी बात करूं? मैं जब गुड्स की बात करूं। साथ ही साथ जब मैं एसेट्स की बात करूं, जब मैं एसेट्स की बात करूं, तो चाहे आप खरीद रहे हो चाहे आप बेच रहे हो, उस एसेट का आप नाम लिखने वाले हो, उस एसेट का क्या करने वाले हो? नेम लिखने वाले हो। बात समझ में आती है? अगर मान लो मैं कोई माल खरीदता हूं तो परचेज लिखूंगा, और एसेट खरीदता हूं तो उस एसेट का नाम लिखूंगा। अगर मैं माल बेचता हूं तो सेल लिखूंगा, और अगर माल नहीं बेचता हूं, मेरा मोबाइल फोन है, मेरा मोबाइल पैसों की जरूरत पड़ी तो मैंने अपना मोबाइल फोन बेच दिया, तो मैं अपने मोबाइल फोन का नाम लिखूंगा, मेरी वो एसेट है, ठीक है। क्योंकि मैं उसका बिजनेस नहीं करता, जरूरत पड़ गई पैसों की, मैंने बेच दिया, लेकिन मैं बिजनेस तो नहीं कर रहा था ना, ठीक है। तो अब यहां बातचीत करते हैं आगे। मेरे ख्याल से समझ में आया। प्रॉपर्टी डीलर की बात करें, मैंने कोई प्लॉट खरीदा, मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर थोड़ी ना हूं, तो मेरे लिए वो प्लॉट क्या हुआ? मेरे लिए वो एसेट हो गई। लेकिन एक प्रॉपर्टी डीलर के लिए क्या है? वो गुड्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर उसको बेचता है, खरीदता है और बेचता है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि गुड्स का मतलब क्या है। एक एसेट आपकी गुड्स भी हो सकती है और आपकी वो एसेट भी हो सकती है। बात समझ में आती है? तो मैं 4 मई की बात करूं तो माल खरीदा आपने, तो आप एंट्री डालेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या है आपके पास? माल आ गया आपके पास, तो आपने परचेज अकाउंट डेबिट लिखा, परचेज अकाउंट डेबिट लिखा 20,000 रुपए से। अब क्रेडिट में क्या लिखोगे?
क्रेडिट में बेटा अगर माल आप खरीदते, मैं कह दूं आपसे ये बंदा है, या यूं कहूं ये बिजनेस है और ये बंदा है, इसने माल दिया बिजनेस को, तो बिजनेस के पास क्या आया, माल आया। तो मैंने क्या कहा, बिजनेस जो भी आएगा डेबिट करेगा और जो बिजनेस के पास से जाएगा उसको क्रेडिट करेगा। बेटा अगर नगद खरीदता तो क्या जाता, कैश जाता कि नहीं जाता, तो क्रेडिट कैश करते। बात समझ, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होता। लेकिन यहां नगद तो नहीं खरीदा गया, मंजूला ने उधार खरीदा। जब भी उधार की बात है तो कैश काट कर वहां नाम लिख दिया जाता है। बात समझ में आती है, वहां क्या कर दिया जाता है, नाम लिख दिया जाता है। यहां लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू मंजूला, ठीक, 20,000 रुपए से। बात कुछ समझ में आई या नहीं आई? क्या लिखा है एंट्री में, नरेशन में, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मंजूला। ये छोटा सा क्वेश्चन मैं इतना लेट इसलिए खींच रहा हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। बेटा फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे बताना, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने वाला हूं जब तक आपको ये समझ में नहीं आ जाता। एक बार आप रूटीन में आ जाएं तो मैं अपना अलग कदम बढ़ाऊंगा, दूसरा, ठीक है। तो हमारी दूसरी एंट्री पास हो गई है। तीसरी एंट्री की बात करें, परचेज गुड्स परचेज फ्रॉम राम, कौन सी तारीख को है, 6 मई 2020। बेटा राम से आपने माल खरीदा, आपके पास माल आया कि नहीं आया, जी बिल्कुल आया। तो माल को आपने क्या किया, डेबिट किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू, नगद खरीदा उधार खरीदा, जी नाम दे रखा है, कैश का नाम ही नहीं लिया। तो हम क्या करने वाले हैं, यहां राम का नाम यूज करेंगे। कितने रुपए से, 10,000 से। बीइंग गुड्स परचेज्ड, कोई प्रॉब्लम, जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली एंट्री क्या थी, अगली एंट्री है हमारे पास कैश सेल। बहुत सिंपल है, ये वाली एंट्री होगी कैश सेल। 8 तारीख में, 8 मई 2020 आपने नगद माल बेचा। जब आपने नगद माल बेचा तो एक बात बताएं जरा, आपके पैसा आपके पास आया या गया? जब आप किसी को माल बेचते हैं, जैसे मैं यूं कहूं मेरा ये फोन है, सॉरी मेरा ये है, क्या कहते हैं इसको, मार्कर। मैंने मान लो मार्कर आपको दिया, तो आप क्या करने वाले हो, इस मार्कर को जब मैं आपके पास दूंगा, बेचूंगा, तो आप मुझे पैसा दोगे या नहीं दोगे? आप मुझे पैसा दोगे, मेरे पास पैसा है और आपके पास क्या चला गया, ये मार्कर चला गया। बात समझ में आती? तो क्या हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी आ रहा है उसको डेबिट करें और जो भी जा रहा है उसको क्रेडिट करें। तो क्या हुआ यहां पर, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है मेरे पास जहां माल बेच रहा हूं, और जा क्या आ रहा है, मैंने कहा जब भी आप माल बेचेंगे, खरीदते हुए परचेज को डेबिट करें और बेचते हुए सेल को क्रेडिट करें। टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड, कितने से, 15,000 से। बात समझ में आती है? जी बिल्कुल समझ में आती है। आपकी इसकी एंट्री हो गई। बेटा स्पेस की थोड़ी दिक्कत है इसलिए मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, इसको रब कर देता हूं इसको, ठीक है। कोई प्रॉब्लम रहे तो मुझे बताना। ये 10 तारीख की यहां तक की एंट्री हो गई। अब 10 तारीख की करते हैं, 10 मई 2020। क्या हुआ 10 मई को, गुड सोल्ड टू सोहन, सोहन को माल बेचा 8,000 रुपए का। तो बेटा माल बेचा है तो सेल्स तो क्रेडिट होगा, ये तो पहले से ही पता है आप लोगों को। तो क्रेडिट कितना हुआ, 8,000 रुपए क्रेडिट हो गया। लेकिन माल जब नगद बेचा था तो आपके पास पैसा आ रहा था, इसलिए आपने कैश को डेबिट किया था। लेकिन इस बार जो माल बेचा जा रहा है, सोहन को बेचा जा रहा है, कैश नहीं लिखा। इसका मतलब क्या है, आपने उधार माल बेचा है। जब उधार माल बेचा है तो आप क्या लिखेंगे, आप यहां पर नाम लिखने वाले हैं इस बंदे का, जिसको भी माल आपने बेचा है। डेबिट द रिसीवर, याद है ना गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर। सेल्स आपकी इनकम है, इसलिए आप इसको क्रेडिट में लिख रहे हैं, क्योंकि आपको क्या करना था, सारी की सारी इनकम्स क्रेडिट साइड में लिखनी थी। सेल्स इनकम क्यों है, ये बात तो आपको पता ही होगी। आप जो भी माल बेच रहे हैं, अगर आपको पैसा मिल रहा है उसके लिए, तो आप जाहिर सी बात है वो इनकम है आपकी। तो सोहन डेबिट टू सेल्स 8,000 रुपए। यहां तक बात समझ में आती है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू सोहन,
कोई प्रॉब्लम जी? कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बेटा? एक चीज नोट करियो कि मैं नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखा हूं। सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट नहीं लिखा, जबकि पिछली एंट्री जो मैंने बनवाई है आपने उस पर देखा होगा, मैंने हर चीज के आगे नाम लिखा। पर जब मैं किसी का नाम यूज कर रहा हूं तो उसके नाम के आगे अकाउंट नहीं लिख रहा। बेटा ये रूल है। रूल क्या है कि जब भी कभी आप नाम लिखते हैं जर्नल एंट्री में, तो आप नाम के आगे कभी अकाउंट नहीं लिखेंगे, कभी भी अकाउंट नहीं लिखेंगे। सोहन डेबिट से डायरेक्ट शुरू होगा, अगर सोहन क्रेडिट है तो टू सोहन लिखकर छोड़ देंगे, आप अकाउंट आगे नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं जी मैं तो अकाउंट लगाना चाहता हूं, तो आप यहां पर एपोस्ट्रोफी एस यूज करें और फिर अकाउंट लिख दें। मतलब एपोस्ट्रोफी एस यूज करने के बाद आप अकाउंट लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम जी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है क्या? पेमेंट टू राम। राम को आपने पेमेंट किया है बेटा, डेबिट द रिसीवर 15 तारीख को, 15 मई 2020। डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है? राम रिसीवर है कि नहीं है? तो राम को मैंने क्या किया? एपोस्ट्रोफी एस लगा के मैंने अकाउंट लिख दिया। राम से अकाउंट डेबिट, पेमेंट किया है, उसको पैसा दिया है, तो टू पैसा जा रहा है, जो जा रहा है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसे आने दो। जब पैसा जा रहा है तो जाने दो। बीइंग कैश पेड टू राम, या फिर बीइंग पेमेंट मेड टू राम, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, मैंने इस बार थोड़ा सा अलग लिखा ताकि आप रटने पर यकीन ना करें, समझने पर करें। आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है आपका 20 तारीख, 20 मई। 20 मई को क्या घटना घटित हुई है? 20 मई को घटना घटित हुई है आपकी कि रिसीव्ड फ्रॉम सोहन, सोहन से आपको पैसे मिले हैं। तो बेटा जो आ रहा है उसे आने दो, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो आ रहा है कैश दिया है सोहन ने, तो टू सोहन, सोहन लिख के छोड़ दिया मैंने। अगर आप ऐसा लिखना चाहें आप ऐसा लिख सकते हैं, पर दिल अगर ना मान रहा हो कि नहीं अकाउंट तो लगाना है मुझे, तो एपोस्ट्रोफी एस लगाएं और अकाउंट लिख दे। तो सोहन का नाम क्या है? 6000 रुपए से हमारे पास सोहन का कैश आ गया है। तो मैंने नरेशन डाली, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सोहन, या फिर कैश रिसीव्ड लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। उसके बाद अगली एंट्री क्या पास होती है? सोहन के बाद होता है फर्नीचर परचेज्ड। बेटा फर्नीचर कोई आपके घर की चौपाट नहीं है, आप खरीदोगे तो उसे पैसा देके आना पड़ेगा। जब तक लिखा ना हो कि नाम लिखा हो या फिर कुछ भी, तब तक आप यही समझेंगे कि नगद खरीदा के आया है। लिखा होता फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम, तो समझ जाते कि राम से हमने उधार फर्नीचर खरीदा है। लेकिन लिखा है फर्नीचर परचेज्ड, तो मान लेना कि वो कैश में खरीदा गया है। फर्नीचर परचेज 2000 रुपए, तो यहां पर आपने फर्नीचर डेबिट, एसेट है आपकी, आप उसे बेचने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, बेचते तो वहां गुड्स लिखा हुआ होता, आप एसेट खरीद के लाए। तो मैंने बताया जब भी आप खरीदेंगे तो आप उसका नाम लिखने वाले हैं। नाम क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू 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 कैश, पैसा गया आपके पास से। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, कितना? 2000 रुपए। ठीक, इसके बाद आपकी अगली एंट्री होती है, ऊपर कर दें, चलो ऊपर करते हैं, जरा रब करता हूं, पॉज करके नोट कर लेना जरा इसको। हाँ जी, तो अगला है हमारा 26 तारीख, 26 मई 2020। क्या हुआ 26 मई 2020 को? बेटा इंटरेस्ट पे किया है। 26 मई बहुत यादगार तारीख, सबको पता है, जिसको पता होगा 26 मई को क्या होता है। 26 मई को इंटरेस्ट पेड 400 रुपए आपने ब्याज दिया है। दिया है तो बेटा ब्याज दिया है, पहली बात ब्याज दिया, आपका खर्चा, तो खर्चा हमेशा डेबिट होगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ब्याज दिया है पैसा गया टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से? 400 रुपए से। ये तो था आपके गोल्डन रूल की तरफ से। लेकिन जब कभी आपको गोल्डन रूल याद ना हो और आपको एंट्री पास करनी हो, तो देसी जुगाड़ बताऊं। देसी जुगाड़ क्या है कि बस कैश का ध्यान रखो, पैसा जा रहा है या आ रहा है। बात समझ, कैश का तो ध्यान रख सकते हो ना, पैसा आ रहा है या जा रहा है। इंटरेस्ट पेड, पैसा गया, जब पैसा जा रहा है तो उसे जाने दो, तो क्रेडिट में लिखा टू कैश अकाउंट। डेबिट खाली रह गया, ताले का नाम ठोक दो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट
बीइंग इंटरेस्ट पेड। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? जी बिल्कुल आती है। अगले पॉइंट पर आते हैं, कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव हुआ है आपको, इसको भी अपने इसी देसी स्टाइल से करते हैं। कमीशन रिसीव हो तो पैसा आया के गया? जी पैसा आया है, तो आप कैश लिखो कि डेबिट में, कैश अकाउंट डेबिट। कितने से? 200 रुपए से। हमें क्या मतलब क्रेडिट क्या होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। एंट्री से क्या समझ में आ रहा है? कमीशन ही समझ में आ रहा है, तो कमीशन लिख दो। टू कमीशन अकाउंट। समझ रहे हो मेरी बात? बीइंग कमीशन रिसीव्ड। और यही एक तरीका है जिससे बच्चे गोल्डन रूल भूल जाते हैं और एंट्री सही बना देते हैं। मेरे पास एक बच्ची थी सृष्टि नाम की, अब तो खैर वो बीकॉम फर्स्ट ईयर में है। वो हमेशा जर्नल एंट्री, गोल्डन रूल उसे पता ही नहीं, पर जर्नल एंट्री सही बनाती। ऐसे ही एक रेक्टिफिकेशन चैप्टर था, मतलब उसमें रूल होते थे कि आपको पहले करेक्ट एंट्री बनानी होती, फिर रॉन्ग एंट्री बनानी, फिर उन दोनों को बैलेंस करके तब आप रेक्टिफाइंग एंट्री बनाओगे। अगर आपकी करेक्ट एंट्री गलत होगी तो रेक्टिफाइंग गलत हो जाएगी, अगर आपकी रॉन्ग एंट्री गलत हो तो भी रेक्टिफाइंग गलत हो जाएगी। उस लड़की की करेक्ट भी गलत, रॉन्ग भी गलत, पर रेक्टिफाइंग हमेशा ठीक होती थी। मेरे को आज तक समझ नहीं है ऐसा कैसे हुआ, पर हाँ कुछ भी है, एग्जाम में तो रेक्टिफाइंग मांगते हैं, उसका रेक्टिफाइंग हमेशा सही रहता था। तो मेरे को इस चीज की संतुष्टि थी कि हाँ इसे जो भी इसका देसी तुक्का फिट बैठा है, लेकिन रेक्टिफाइंग तो ठीक है कि नहीं है। खैर चलते हैं आगे। अगला टॉपिक आता है आपका सैलरी पेड। सैलरी पेड में 30 मई 2020 में आपने सैलरी पे की है। सैलरी गई मतलब कैश गया आपके पास, जब कैश गया तो कैश को क्रेडिट कर दो। कितने रुपए से गया? 300 रुपए से। ऊपर क्या लिखोगे? जी सैलरी लिख दो। अब अगर लॉजिक लगाना चाहो तो लॉजिक लगा लो बेटा, सैलरी आप दे रहे हो, आपके लिए खर्चा है, और खर्चा हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। बीइंग सैलरी पेड। आप चाहे देसी जुगाड़ फिट कर दो, चाहे आप समझ लो। बात समझ में आती है कि नहीं आती? चलिए जी, तो आज एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। एक चीज मैं आपको और क्लियरली बता दूं कि बेटा अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, जो कि मुझे पता है आपको बहुत कम समझ में आया होगा, मैं लिख कर दे सकता हूं कि आपको अगर ये आधा भी समझ में आ गया तो बहुत ज्यादा समझ में आ गया, क्योंकि 20 या 30% समझ में अगर आपको आया होगा तो मेरा काम हो चुका है। ठीक है, आप टेंशन ना लें, क्योंकि स्टार्टिंग ऐसी ही होती है। और इसी क्वेश्चन में नहीं, अगले 5 से 6 क्वेश्चन में यही होगा। आप कहोगे पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, उल्टा सीधा समझ में नहीं आ रहा, साला कहां को डेबिट कर दें कहां को क्रेडिट कर दें। थोड़ा रूटीन में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब एक गंगा बह रही हो तो उल्टी धारा में बहने में थोड़ा टाइम लगता है, पर एक बार जब आप बहो तो उसके बाद रास्ता खुद बना लोगे। पता है ना ये बात? कोई प्रॉब्लम नहीं है, तसल्ली रखें। एक काम बस मेरा करना होगा आपको। आज का होमवर्क कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना आपको केवल और केवल इसी क्वेश्चन को दोबारा घर पे करना है। क्वेश्चन नोट करना एक कॉपी में, और उसका सॉल्यूशन बिना मेरा सॉल्यूशन देखे चेक करना। खुद करके देखना, गलत होगा 1 बार 2 बार 3 बार, कुछ तो समझ आएगा, क्योंकि अगले क्वेश्चन में मेरे को इसी से मदद मिलेगी। ध्यान रखना, आपको ये चीज क्लियर है, इसका मतलब बाकी चीजें भी क्लियर है। जर्नल एंट्री आपका पहला स्टेप है। एक बार जर्नल एंट्री में रवा हो गए ना तो अकाउंटेंसी फाड़ के फेंक दोगे। ध्यान रखना इस बात का। सबसे ज्यादा आसान तरीका। बच्चे कहते हैं जी अकाउंटेंसी में हम कमजोर हैं, वो इसलिए नहीं कमजोर होते, वो अकाउंटेंसी में कमजोर इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने जर्नल एंट्री ठीक से नहीं सीखी। ठीक है, तो भैया अगर गलती रही हो तो माफी चाहता हूं उसके लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी मिल जाएं। हैव अ नाइस डे।